कुछ गलतियाँ इतनी भारी पड़ जाती है कि वो आपका अतीत ही मिटा देती है। इस सांस से दिखने वाले गांव का एक बेहद ही खौफनाक राज। यहाँ हर साल हार्वेल फेस्टिवल पर लोग एक भयानक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं और जब इस गांव में रहने आया सैम एक जादुई कद्दू चुरा लेता है तो शुरू होता है खौफ का खेल, जहाँ उसका भाई गायब हो जाता है और सबकी याददाश्त से उसका नामो निशान मिट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर.एल. स्टाइन पंपकिन हेड की। क्या सैम अपने भाई को वापस ला पाएगा या वो भी इस पंपकिन हेड का शिकार बन जाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस पूरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फिल्म की शुरुआत चांदनी रात में हमें एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक खतरनाक स्केरक्रू लग चुका है। वह बचकर एक जगह छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्केरक्रू उसको दबोची डालता है। आगे उसके साथ में क्या क्या होता है हमको नहीं दिखाया जाता। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटी को छोड़कर रेड हेवन जैसे एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हुए हैं। और इस टाउन की खासियत ये होती है कि यहाँ की फसल कभी भी खत्म नहीं होती। खेत पूरे सीजन हरा भरा रहता है। खैर, फिल्म के अंदर हम कैसी, उसका बड़ा बेटा फिन और उसका छोटा बेटा सैम को देख पाते हैं। सैम के फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए सब कुछ भुलाने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए इस टाउन में शिफ्ट हुए हैं। सैम के फादर की गुजर जाने के बाद सैम किसी से भी बात नहीं करता, खोया खोया रहता है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता क्योंकि सैम के फादर सैम से बहुत ही प्यार किया करते थे, जितना उसकी माँ नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ अपने बड़े बेटे फिन से प्यार किया करती है। क्योंकि कैसी और फिन बहुत ही क्लोज थे, उसको देखकर सैम को लगता था कि उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। खैर, वो अपने न्यू घर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको शेरिफ मिल जाता है जो कि उनका नेबर था। शेरिफ उनका इस टाउन के अंदर वेलकम करता है और उनको अपनी बेटी बेका से भी मिलवाता है जो सैम से दोस्ती करना चाह रही थी, लेकिन सैम इसको इग्नोर कर देता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि इसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आज हो रहे हार्वेल फेस्टिवल में सबको इन्वाइट करता है। सैम जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिन के मनाने पे वे तैयार हो जाता है। इसके बाद में जब तीनों हार्वेल फेस्टिवल के अंदर पहुंच जाते हैं तो तीनों हैरान के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ दुनिया भर की हरी भरी सब्जी, ताजा फल रखे हुए थे और ये सब फार्मर पाल्मर ने अपनी उपजाऊ जमीन पे उगाई होती है। यहाँ पर सभी लोग फार्मर की शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी फसल के लिए। और दोस्तों, हम वहाँ पर स्केरक्रू को भी देख पाते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ कैसी और फिन टाउन के लोगों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन सैम का हिसाब किताब थोड़ा अलग था। सैम घूमते घूमते पीछे की बान की तरफ चला जाता है। आसपास कोई नहीं होने की वजह से मौका पाकर सैम बान के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पर उसको एक सड़ा हुआ कद्दू मिलता है जो बहुत ही अजीब था, मानो कि उस कद्दू के अंदर जान हो। उसके नीचे से कई सारे जड़ें और बेल निकली हुई थी जो पूरे बान के अंदर फैली हुई थी और उन्हीं के ऊपर कद्दू लगा हुआ था। जब सैम कद्दू के पास जाकर उसे गौर से देखता है, उसके अंदर उसको एक फेस दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जोर से चिल्ला रहा हो, जहाँ उसको लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम हो। वो फिर एक बार उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से फार्मर आ जाता है जो सैम को भला बुरा कहने लग जाता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल पाता। लेकिन तभी वहाँ पर बेका आ जाती है जो किसी तरह बहाना बनाकर सैम को बाहर लेके आ जाती है। इसके बाद में पाल्मर उस बान को ताला लगाकर चाबी अपनी पॉकेट में डाल लेता है और यह सब सैम देख लेता है। उसको देखकर बेका समझ जाती है कि सैम आगे क्या करना चाहता है, इसलिए उसको साफ शब्दों में समझा देती है पाल्मर से दूर रहना, वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि पूरा टाउन उसको गॉड मानता है। वो हर साल एक खास तरह का कद्दू उगाता है और उस फार्मर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी आदमी उसके कद्दू के पास जाए। यहाँ पर बेका सैम को बताती है कि आज के दिन बहुत खास है क्योंकि आज का दिन पूरे टाउन वाले यहाँ पर आते हैं और पाल्मर की जमीन का शुक्रिया करते हैं। यहाँ पर सैम को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। लोग यहाँ पर ऊपर वालों का शुक्रिया करने की बजाय बल्कि नीचे वाले का शुक्रिया करते हैं। इसके अंदर ऐसा क्या खासियत है? यह तो सिर्फ एक नॉर्मल फार्मर है। इस पर बेका बताती है कि यहाँ 2003 में यह टाउन एकदम से खत्म होने के कगार पे था क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फसल नहीं उगा करती थी।
फिर एक दिन पाल्मर ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद से वो हर साल इतनी फसल उगाया करता है कि पूरे टाउन वाले आराम से फसल खाते हैं। मतलब कि पाल्मर ने टाउन को हर तरह से संभाला हुआ है, इसलिए पूरे टाउन वाले उसे गॉड मानते हैं। इसी के साथ सैम को यहाँ टाउन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। साथ ही साथ उसकी बेका के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब ये सभी अपने अपने घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर पाल्मर उनको ढेर सारी सब्जियां दे रहा था, जिसके बदले में कैसी उनको पैसे देती है। लेकिन पाल्मर पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और साथ ही कल हैलोवीन है। यहाँ पर फिन और कैसी बातें कर रहे होते हैं, तभी सैम देखता है कि पाल्मर अपनी जैकेट शेड पे टांग देता है और वहाँ से चला जाता है। मौका पाकर सैम उस पाल्मर की पॉकेट से चाबी निकाल लेता है और बांध की तरफ चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद में वह उस कद्दू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कद्दू उसे हिलता ही नहीं। इसके बाद में वो एक कुल्हाड़ी लेके उस कद्दू की चारों तरफ बेल काट डालता है, और जैसे ही बेल काटता है तभी हमको एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सैम इसको इग्नोर कर देता है और कद्दू को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है और बाहर आ जाता है। वहाँ पर वे सभी को बताता है कि पाल्मर ने उसे ये कद्दू गिफ्ट किया है ताकि कोई उस पर शक ना करे। और दोस्तों, यही सैम की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कद्दू को उठा लिया। इसके बाद में सैम उस कद्दू को अपने घर पे लेके आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वह कद्दू सड़ने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आने लग जाती है। इसलिए सैम उस कद्दू को उठाकर एक बैग में डाल देता है। तभी वहाँ पर फिन आ जाता है। इसके बाद में सैम फिन को सब कुछ बता देता है कि उसने ये कद्दू चोरी की है पाल्मर को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर फिन को बहुत ही गुस्सा आता है और सैम को समझाने की कोशिश करते हैं कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, जाओ ये कद्दू वापस करके आओ। लेकिन सैम उसकी एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वे सैम को छोटा और खुद को बड़ा माना करता था। इस चक्कर में उन दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर फिन बिना बहसबाजी किए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फार्मर को देख पाते हैं, जो बान के अंदर जैसे ही आता है एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका कद्दू वहाँ पर नहीं था। ये सब देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और जोर से चलाने लग जाता है। फार्मर की दी हुई सब्जी से एक बहुत ही अच्छी डिश बनाती है, जिसको खाने के लिए तीनों बैठ जाते हैं। लेकिन सैम खाना नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर इनकी वापस बहसबाजी शुरू हो गई थी और सैम को लगता है कि यहाँ पर ये अपनी ही चला रहे हैं, इसलिए गुस्से में आकर वहाँ से उठ के चला जाता है। लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है, जहाँ बाहर फार्मर नहीं बल्कि शेरिफ था। यहाँ शेरिफ बड़े ही प्यार से केसी को समझाता है कि सैम ने फार्मर की फेवरेट कद्दू को चुरा लिया है, तो अच्छा होगा सैम खुद जाकर उस कद्दू को लुटा के आ जाए, क्योंकि पूरे टाउन वाले फार्मर को भगवान की तरह मानते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यह सब सुन केसी एकदम से हैरान रह जाती है, लेकिन फिन सब कुछ समझ गया था, इसलिए वह ऊपर जाता है सैम के पास में और उसके अकेलेपन को समझते हुए उससे प्यार से बात करता है और उसे समझाता है और उसके साथ में गेम वगैरह भी खेलता है। लेकिन वो फार्मर के कद्दू वापस करने को तैयार नहीं था। यहाँ फिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर फिन को अपनी मोम और सैम का ख्याल था। वह सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उस कद्दू को वापस फार्मर के पास ले जाने की सोचता है और वह साइकिल लेकर निकल पड़ता है। बान में जाकर उस कद्दू को रखने के लिए वे अपनी बैग को जैसे ही खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग के अंदर कोई भी कद्दू नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक कटा हुआ सीड था। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने मूवी की शुरुआत में उस लड़के को देखा था भागते हुए, तो यह सिर उसी लड़के का है। अब इससे पहले कि फिन यहाँ से निकल पाता, बेलों ने उसे जकड़ लिया था और एक बेल तो सीधा उसके मुंह में घुस जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि फिन अभी भी घर नहीं आया और ना ही उसकी साइकिल घर पे है। वो यह बात बेका को बताता है कि उसका भाई फिन कल फार्मर के खेत में गया था उस खास कद्दू को लुटाने के लिए, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है जो उसने चुरा के लेके आया था। यह सुन बेका हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सैम को मना भी किया था उस कद्दू से दूर रहने के लिए, लेकिन वह नहीं माना। अब उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसके बाद में वह साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है बान की तरफ, जहाँ पर फिन की साइकिल भी खड़ी हुई थी स्क्रेकरू के पास में। वो अंदर जाने वाला था, लेकिन इस बार फार्मर पहले से ही गन लेकर बाहर तैयार था, जो कि सैम को दूर से ही वहाँ से भेज देता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर स्क्रेकरू नहीं था। खैर, घर पहुंचकर सैम अपनी माँ को बताता है कि फिन गायब है और वहाँ पर शेरिफ भी खड़ा हुआ था। इसके बाद वो हुआ जिसको सुनकर सैम का सिर चकरा जाता है। माँ ने पूछा, कौन फिन? क्या तुम्हारा कोई नया दोस्त है? माँ को पता ही नहीं था कि फिन कौन है। माँ कहती है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह हो तुम।
यह बात सुनने के बाद में वे घर के अंदर चला जाता है और फोटो लेकर आता है जिसमें वे तीनों थे। लेकिन माँ जैसे ही फोटो को पकड़ती है वहाँ से फिन गायब हो जाता है। ये सब देखकर सैम पगला सा जाता है। तभी वहाँ पर बेका आ जाती है जो सबको संभालते हुए सैम को साइड ले जाती है, क्योंकि बेका जानती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बेका फिन को नहीं भूली थी, क्योंकि वो भी एक बच्ची है। वो सैम को बताती है कि तुम्हारा भाई फार्मर के कब्जे में है और हाँ तुम धीरे बोलो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। यहाँ पर बेका बताती है कि इस टाउन में बच्चे हर साल गायब होते रहते हैं और यह बात टाउन के हर एक बच्चे को पता है, लेकिन बड़े लोगों को नहीं। क्योंकि कुछ साल पहले बेका की क्लास की एक लड़की गायब हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके गायब होते ही पूरे टाउन उसको ऐसे भूल गया जैसे कि उसका वजूद ही ना हो। लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसको याद रखा, लेकिन वो 18 के होते ही वो भी भूल गई। जो भी बच्चा गायब होता है अडल्ट बच्चे उसको भूल जाते हैं, सिर्फ बच्चे ही उसे याद रखते हैं जब तक कि वे अडल्ट ना हो जाए। यहाँ पर सैम अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन टाउन में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसकी मदद कर सके। तभी बेका बताती है कि टाउन से बाहर एक बंदा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद में बेका सैम को जंगल के अंदर लेके आ जाती है, जहाँ पर एक आदमी वैन के अंदर रहा करता था जिसका नाम होता है रस्टी। कुछ टाइम पहले बेका ने रस्टी को टाउन के फेस्टिवल के अंदर देखा था, क्योंकि वहाँ पर उसने सीन बना दिया था। यहाँ पर रस्टी पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम किसान से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। तभी बेका के फादर शेरिफ ने उसे धक्के मार कर टाउन से बाहर निकाल दिया था और यह बात बेका को याद थी, इसलिए बेका सैम को लेकर रस्टी के पास में आई। यहाँ पर सैम रस्टी को अपनी कंडीशन बता देती है। इसके बाद में रस्टी उन दोनों को बिठाकर अच्छी तरह से बात को पूछता है। रस्टी कहता है कि सालों पहले यह टाउन पूरी तरह बर्बाद हो गया था, यहाँ की मिट्टी बंजर हो गई थी, कोई भी फसल नहीं उगी थी, इसलिए लोग इस टाउन को छोड़कर जाने लगे और जो लोग बच गए थे वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जमीन हरी भरी हो गई, बहुत अच्छी फसल उगने लग गई थी। जमीन के अंदर जो फसल बोते वो उग जाती, साल भर खत्म नहीं होती थी। इस वजह से लोगों को लगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन यह चमत्कार नहीं, असल में यह जमीन श्रापित हो गई थी। फार्मर ने जमीन के अंदर एक ऐसी इविल फोर्स को जगा दिया था जो पूरे साल जमीन को उपजाऊ रखा करती है, लेकिन बदले में उसे एक बच्चे की बलि चाहिए। हर साल यह जमीन एक बच्चे को निगल लेती है और उसकी फसल पूरे टाउन वाले खाते हैं और पूरे टाउन इस चीज से अनजान है और पूरा टाउन उन बच्चों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि पूरे टाउन उस श्रापित मिट्टी की उगी हुई फसल को खाते हैं। इस वजह से वह जमीन उन सब की मेमोरी को भुला देता है या मिटा देता है। तो दोस्तों यही वजह है कि सैम की मॉम फिन को भुला दिया, क्योंकि सैम की मॉम ने फार्मर की दी हुई सब्जी को खा ली थी। और यह सब रस्टी को इसलिए याद है क्योंकि वे इस टाउन की जमीन पे उगी हुई कोई भी फसल नहीं खाता, वे सिटी जाता है और वहाँ से फल सब्जी लेके खाता है, वो भी कैन फूड। इसके बाद में रस्टी उन दोनों को एक शॉकिंग बात बताता है कि आज हेलोवीन है, आज की रात 12 बजते ही जमीन फिन को पूरी तरह से निगल जाएगा, उसका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन सैम ऐसा होने नहीं दे सकता। यहाँ पर रस्टी बताता है कि फार्मर के पास में एक खास तरह की किताब है, शायद उसमें फिन को बचाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उस किताब तक पहुँचना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये दोनों तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में रस्टी थोड़ी उनकी मदद कर देता है, क्योंकि वो फार्मर को बातों में उलझाकर अपने घर से दूर ले जाता है। यहाँ मौका पाकर सैम और बेका घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन स्क्रेकरो उन दोनों को देख लेता है, इस वजह से वे उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर वे दोनों बच्चे बहुत ही होशियार थे, इसलिए वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पर वे स्क्रेकरो सैम के पीछे पड़ जाता है जो कि बांध के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ बेका जो पूरे घर के अंदर उस किताब को ढूंढने लग जाती है, जहाँ आखिरकार वही किताब उसे ऊपर मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे किसान घर के अंदर आ जाता है, उसको आता देख बेका घबरा जाती है और गलती से उससे आवाज हो जाती है। आवाज सुनने के बाद में फार्मर ऊपर आने लग जाता है। बेका उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे पकड़ी जाती है, इसलिए उसको अपनी बुक छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर स्क्रेकरो सैम को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वे उसे जान से मार पाता, तभी पीछे से रस्टी आकर उसके मार देता है और सैम को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर किसान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। खैर इसके बाद में वो सभी रस्टी के अड्डे पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में बेका रस्टी से एक सवाल पूछती है कि फार्मर तुमको कैसे जानता है, उसने तुम्हें कैसे पहचाना।
तब जाकर यहाँ रस्टी बताता है कि फार्मर कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है और सबसे पहले जमीन ने जिस बच्चे की बलि मांगी वो कोई और नहीं उसकी छोटी बच्ची लिली थी। लेकिन किसान उसको बलि नहीं देना चाहता था, वो तो जमीन उसको खा गई, वरना मेरा बाप मुझको ही भेंट कर देता। जब रस्टी 17 साल का हुआ तब पाल्मर के हाथ में एक खास किताब लगी। पाल्मर का कहना था कि वो अब इस टाउन को बचा लेगा। पूरी रात वो किताब को लेकर बान के अंदर खुद को बंद कर लिया और जब सोने गया तब रस्टी चुपके से उस बान के अंदर गया देखने के लिए आखिरकार क्या चलता है। जहाँ पर रस्टी देखता है कि जमीन के अंदर से ढेर सारी जड़ें और बेलें निकल रही है जो कि जिंदा थी। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, उसको देखकर बेल उसको जकड़ लेता है। इसके बाद में रस्टी अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसके सिर पे हमला कर देता है। इस वजह से वे बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो पूरा टाउन बदल गया था, पूरा टाउन हरा भरा हो गया था। घर में देखता है कि उसके डैड जमीन से उगी हुई हरी भरी फसल को बड़े आराम से खा रहे थे, जैसे कि उनको पहली बार कुछ अच्छा मिला हो। रस्टी ने पूछा कि लिली के साथ में क्या हुआ और आपने रात को मुझे बेहोश क्यों किया। तब डैड ने कुछ ऐसा उल्टा सवाल पूछा जिसको सुनकर रस्टी के पैर ही कांप गए। डैड ने पूछा कि लिली कौन, क्योंकि उसके फादर ने जमीन की फसल को खा ली थी, इसलिए वह लिली को भूल गया। रस्टी पूरे टाउन के अंदर लिली को ढूंढ रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे टाउन वाले लिली को भूल गए। अपने दर्द से परेशान होकर रस्टी घर को छोड़ दिया और जंगलों में आकर रहने लग गया। यह सुनकर सैम और बेका बहुत ही गुस्से होते हैं और कहते हैं कि यह सब तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुमने बच्चों को क्यों नहीं बचाया। रस्टी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बच्चों को बचाने की कोशिश भी की थी। मैं वापस गया था और वह किताब भी मेरे हाथ में लग गई थी, लेकिन स्क्रेकरू ने उसे पकड़ लिया और वह उसे मारने वाला था, लेकिन तभी उसके डैड आकर हवा में गोली चला दी थी। इस वजह से स्क्रेकरू ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद से वो कभी भी टाउन के अंदर नहीं गया। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले हमें वापस जाना होगा, वरना हम फिनी को नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद में सैम घर पहुंचकर रात की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर आज उसकी मोम उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, जैसे कि वे फिन की रखा करती थी। वो यही तो चाहता था कि उसकी माँ उसका ख्याल रखे, लेकिन अब वे अपनी भाई को बचाना चाहता है। वे फिन की जगह नहीं ले सकता, इसलिए वे बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है और बाहर उसे बेका भी मिल जाती है। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। फार्मर की कंप्लेन मिली थी, इसलिए उन दोनों को घर के अंदर लेके आ जाता है। इसलिए ये दोनों बैठकर मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रस्टी को देख पाते हैं जो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। वहीं शेरिफ के घर पे तभी 2 बच्चे आ जाते हैं, यानी कि बेका की फ्रेंड आ जाती है। उनको देखकर उनको एक आइडिया आता है और मौका पाकर उन दोनों को अपनी जगह पे बिठाकर और कॉस्ट्यूम पहनाकर घर से बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं रस्टी के पास में। इसके बाद में वो तीनों पाल्मर के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही पाल्मर होशियार था, जहां उसका ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी दूर जाकर फायर गन चला देता है। ये देखकर फार्मर को सैम और बेका पर डाउट होता है, इसलिए वे शेरिफ के पास कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। जहाँ पर शेरिफ कहता है कि उसकी बेटी उसके घर के अंदर है, साथ ही सैम भी। फार्मर का डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए वे उसे चेक करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब जैसे ही मौका मिलता है सैम और बेका घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। दोनों अलग अलग होकर बुक को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन दोनों को बुक कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए अब यह दोनों एक होकर बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रस्टी पाल्मर को डॉट गन से बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है। वहीं बेका को बुक मिल जाती है जो खुलेआम जमीन पे पड़ी हुई थी बेसमेंट के अंदर। वे दोनों समझ गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उस बुक को साइड कर देते हैं। तभी स्क्रेकरू उनके सामने आ जाता है और सैम को पकड़ लेता है। वो दोनों किसी तरह अपने आप को बचाकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बुक नीचे रह चुकी थी, इसलिए अब उनको वापस नीचे जाना होगा। इस बार ये पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं और एक प्लानिंग करते हैं। इसके बाद में वे गेट को खोल देते हैं। वो स्क्रेकरू बाहर निकल जाता है और उन दोनों को ढूंढने लग जाता है। अब मौका पाकर दोनों बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको बुक मिल जाती है, लेकिन अब तक स्क्रेकरू नीचे आने लग गया था, इसलिए वो एक जगह पे छिप जाते हैं। अब मौका पाकर वे दोनों किसी तरह स्क्रेकरू को अपने जाल में फंसाकर डीप फ्रीज के अंदर बंद कर देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं बान के अंदर, जहाँ पर उनको फिन का सिर साफ दिखाई दे रहा था। फिन को बचाने के लिए बेका मंत्र को रिवर्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। इससे वो श्राप धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, साथ ही साथ लोगों की मेमोरी भी वापस आने लग गई थी। इस चीज से होता ये है कि कैसी को फिन याद आ जाती है और यह बताने के लिए वो शेरिफ के पास में जाती है तो उसका बेटा गायब है, उसको ढूंढो।
तभी शेरिफ सैम और बेका को देखने नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर वे दोनों नहीं थी। वे सब कुछ समझ गया था कि वे दोनों कहाँ पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ स्क्रे क्रू भी फ्रीज से बाहर निकल चुका था। वहीं पाल्मर को भी धीरे धीरे लिली याद आ चुकी थी, इसलिए वो अब पछता रहा था और सिर पकड़ के रोने लग गया था। इसके बाद में यहाँ पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है। पाल्मर ने किसी भी बच्चे की जान नहीं ली। उस रात पाल्मर ने बुक में से मंत्र को पढ़ा। इस वजह से जमीन के अंदर से बेल निकलना स्टार्ट हो गई। इसके बाद वे सोना चला गया, यह सोचकर कि सुबह चमत्कार हो जाएगा और धरती हरी भरी हो जाएगी। और ऐसा भी हुआ, लेकिन उसके लिए लिली की जान जाएगी, ये उसको आज एहसास हुआ जब वो जमीन के वश से बाहर निकला। यहाँ पर पाल्मर इविल नहीं था, बल्कि शेरिफ इविल था, क्योंकि शेरिफ ने उसको किताब दी थी। उसको पता था कि इस किताब से जमीन हरी हो जाएगी, लेकिन एक बच्चे के बदले, वो भी किताब पढ़ने वाले के खुद के बच्चे। इसलिए तो उसने किताब खुद नहीं पढ़ी, बल्कि पाल्मर से पढ़वाई और उसकी बच्ची यानी कि लिली की जान गई। जब किताब पढ़कर पाल्मर सोने चला गया, तब शेरिफ उन दोनों पे नजर रख रहा था। जब रस्टी लिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी शेरिफ पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। जब सुबह उसकी आंख खोली तो फसल को हरी भरी देखकर उससे रहा नहीं गया और वह खाना खाने लग गया। इस वजह से वह लिली को भूल गया। यह सुनने के बाद में रस्टी को एहसास होता है कि अब तक वह सबसे बड़ी गलतफहमी के अंदर जी रहा था। उसका बाप दरिंदा नहीं है, बल्कि उसने एक बच्चे की भी जान नहीं ली, बल्कि हर साल बच्चे को शेरिफ ने सेक्रीफाइस किया। और शेरिफ समझता रहा कि यह फसल हर साल ऐसे ही खास कद्दू के साथ उगती है, जिसको संभाल कर वे रखा करता था शेरिफ के कहने पे। ये सब जानने के बाद में रस्टी बान की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की जान खतरे में थी। वहीं अब तक शेरिफ बान के अंदर पहुंच चुका था। वहां जाते ही वो बेका के हथकड़ी बांधकर एक साइड में बांध देता है, ताकि उसकी किए किराए पर पानी ना फेर दे। और अब तक बेल ने फिन को भी आजाद कर दिया था। वहाँ पर सैम उसको संभाल रहा था। वहीं बेल बुक को लपेट रही थी ताकि मंत्र पूरा ना हो सके। इसी बीच शेरिफ किताब को उठाकर सैम को ही भेंट कर देता है। अपने डेड का असली रूप देखकर बेका का दिल टूट सा जाता है, लेकिन इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बेका अडल्ट हो जाएगी तो वे सब कुछ भूल जाएगी। शेरिफ लगातार मंत्र पढ़े ही जा रहा था, तभी फिन उसको रोकने की कोशिश करने लग जाता है। और अब तक रस्टी भी बाहर आ चुका था, लेकिन वे स्क्रैकरू उसे पकड़ लेता है, जो कि जमीन का रक्षक था। यह देखने के बाद में फार्मर गोली हवा में नहीं बल्कि उस स्क्रैकरू के सिर पे मार देता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर उल्टा होता है। स्क्रैकरू फार्मर को पकड़कर उसके अंदर अपना काला धुआं बनने लग जाता है। वहीं अब तक बुक बेका के हाथ लग गई थी, इसलिए वो फटाफट मंत्र को रिवर्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद में फिन बेका को आजाद कर देता है और सैम भी बेलों से फ्री होने लग गया था। वहीं बाहर कैसी भी पहुंच गई थी। तभी स्क्रैकरू उसे जैसे ही देखता है उसके ऊपर झपट पड़ता है। इस वजह से कैसी जोर से चलाने लग जाती है। अपनी मोम की आवाज सुनने के बाद में सैम कहता है कि पहले मोम को बचाओ, मैं तो फ्री हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर रस्टी, कैसी, फिन बाहर आ जाते हैं और उस स्क्रैकरू से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन अब तक 12 बज चुके थे और 1 सेकंड ऊपर हो गया था, इसलिए बेका फटाफट मंत्र को रिवर्स पढ़ देती है। तब जाकर सैम आजाद हो जाता है। इसके बाद में सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सारी फसलें सूख जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, स्क्रैकरू ढेर हो जाता है और तो और बेल वापस जमीन के अंदर जाने लग जाती है, लेकिन अपने साथ बुक लेके चली गई थी। इसके बाद में बेका अपनी मोम के साथ में रहने का फैसला करती है, अपने फादर शेरिफ के साथ में नहीं। वहीं रस्टी देखता है कि उसके फादर मारे जा चुके हैं, जिसको हमेशा से वह गलत मानता आ रहा था। सैम अपनी फैमिली को सेफ देकर बहुत खुश था। यहाँ पर वो पहली बार अपनी फैमिली से गला लगना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। उसकी फैमिली वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि टाइम 12 बजे से ऊपर हो गया था, इसलिए उसका वजूद मिट गया। और तो और आज फिन का बर्थडे भी था, इसलिए वो अडल्ट हो गया, जिस वजह से वह भी सैम को भूल गया। यह देखकर वो सीधा बाण के अंदर भागता है उस किताब को लेने के लिए, लेकिन वही किताब भी जा चुकी थी और साथ ही उसकी माँ और भाई उसे छोड़ के चले गए। अब इसके बाद में हम इन तीनों को एक जगह बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर बेका और सैम रस्टी वाली लाइफ जी रहे होंगे। और इसी के साथ में यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंदर हिडन डिटेल ये है कि जब भी सैम अपने लापता भाई का नाम लेता, गांव वाले के चेहरे की मुस्कान 1 सेकंड के लिए गायब हो जाती है और उनकी आंखें अजीब तरह से फैल जाती है। यह साफ हिंट था कि वे सब कुछ जानते हैं और जानबूझकर सैम को पागल साबित कर रहे हैं। जब सैम का भाई गायब होता है तो सिर्फ उसकी माँ ही नहीं भूलती उसे, बल्कि घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों में से भाई का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, जो दिखाते हैं कि वह एंटिटी या मॉन्स्टर सिर्फ यादें नहीं है,
बल्कि असलियत में ताना बाना ही मिटा देती है। और हाँ, हार्वेस्ट फेस्टिवल के बैकग्राउंड में जो लोकगीत या बच्चों की कविताएं बज रही होती है, उसके लिरिक्स को अगर ध्यान से सुना जाए तो वे असल में उस मॉन्स्टर की चेतावनी और कद्दू ने चुराने के नियम ही गा रहे होते हैं। सैम इस पर ध्यान नहीं देता, जो उसकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे जैसे सैम का भाई मॉन्स्टर की दुनिया में गहराई में खोता जाता है, सैम के चुराए हुए कद्दू की अंदरूनी हिस्सा उतनी ही तेजी से सड़ने लगता है। वह कद्दू सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि उसके भाई की लाइफलाइन या टाइमलाइन की तरह काम कर रही है।